हेलो, वेलकम बैक टू education.com। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज फिर से हम एक नई स्कॉलरशिप आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस। तो इस वीडियो में हम इसी स्कॉलरशिप को कवर करेंगे, इस स्कॉलरशिप की डिटेल लेंगे, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होगी, कौन से कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप मिलती है, कितना अमाउंट मिलता है, और साथ ही साथ किसके द्वारा ये दी जाती है और क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इस स्कॉलरशिप में आपको इंक्लूडेड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस एक आपका एनजीओ है, उसकी है। और इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले स्कॉलरशिप कवर करते हैं, क्या स्कॉलरशिप की डिटेल है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के फील्ड में दी जाती है। ओके, और इसके अलावा ये किसी अदर कोर्सेज के लिए नहीं है। तो इन 3 कोर्सेज के लिए आपको ये दी जाएगी। तो आई एम सॉरी। So FFE finds bright and deserving students with financially constrained backgrounds who perform exceptionally well at state and national level entrance exams। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंशियली वीक हैं और बट परफॉर्म अच्छा करते हैं अपने स्टडीज़ में, और स्टेट और नेशनल लेवल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के लिए, उनमें उनकी रैंक अच्छी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करता है। ओके, वंस अ फैसिलिटेटर verifies the students financial need, the scholarship is awarded and their journey begins। तो बेसिकली होता है क्या कि इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद एक सेकेंड, ओके, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपका क्या वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि ये लोग एक अपनी तरफ से एक आपके जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं, लाइक पूरे इंडिया में स्कॉलरशिप एप्लीकेबल होती है। तो सपोज आपके एरिया में जो भी इनका फैसिलिटेटर होगा, एक इनकी तरफ से एक मीन्स एक तरह से एक सुपरवाइजर टाइप का आप कह सकते हैं, वो होता है। और वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करेगा वो कि आपको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद आपको इस वेरिफिकेशन के बाद, अगर आप इस वेरिफिकेशन में क्लियर कर लेते हैं इस वेरिफिकेशन को, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, और उसके बाद आपका जनरली सिलेक्शन हो जाता है। बस इसके लिए बेसिकली 2 कंडीशंस नेसेसरी है। एक तो आपका एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें रैंक अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आप अच्छे मीन्स थोड़ा वीक हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये 2 एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, ये एसेंशियल आप नेसेसिटीज़ बोल सकते हो इनको। अगर ये 2 क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप मिल सकती है। एक्चुअली मैं भी इस स्कॉलरशिप को यूज़ किया हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से इस स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही बता सकता हूँ। ओके, तो इतना था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थिंग्स टू कंसीडर बिफोर अप्लाइंग। ओके, तो सबसे पहले एकेडमिक एलिजिबिलिटी देखते हैं, क्या है एकेडमिक एलिजिबिलिटी। तो एकेडमिक एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे कि ओनली प्रोफेशनल डिग्री courses eligible for scholarships are BTech, BE और BTech, integrated 5-year dual degree MTech। ओके, दूसरा हो गया MBBS, B Pharma and LLB। ओके, LLB is new course, this is also a professional course। तो इनके लिए अभी जब मैंने जब इसको स्कॉलरशिप को यूज़ किया था, उस टाइम पे LLB इंक्लूड नहीं था। आई थिंक LLB अभी इंक्लूड हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि LLB स्टूडेंट्स के लिए भी। तो पहला आपका BTech हो गया, BTech हो गया इंजीनियरिंग। और अगर आप इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड एमटेक मीन्स बीटेक प्लस एमटेक कर रहे हैं, 5 ईयर का कोर्स है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है स्कॉलरशिप। आप एमबीबीएस कर रहे हैं उसके लिए भी, बी फार्मा कर रहे हैं उसके लिए, एलएलबी कर रहे हैं उसके लिए भी। ये जो हैं 5 तरह के आपके पास कोर्सेज हैं, इन्हीं 5 कोर्सेज में आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, और किसी कोर्स के लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, ओनली फर्स्ट ईयर एप्लीकेंट्स बिगिनिंग देयर स्टडीज इन बीई बीटेक इंटीग्रेटेड 5 ईयर डुअल डिग्री एमटेक एमबीबीएस बी फार्मा एंड एलएलबी आर एलिजिबल। अनदर पॉइंट विच मस्ट बी नोटेड दैट ओनली फर्स्ट ईयर, जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तभी स्कॉलरशिप को आप अप्लाई करेंगे, तभी आपकी स्कॉलरशिप वैलिड, आपका एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर में पहुंच जाते हैं, सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं, तब अप्लाई करते हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग इज कि applicants are expected to have passed their higher secondary pre-university or intermediate or CBSE or ISC or equivalent board qualifying examination after 2019 means, अच्छा अगर अभी आप 2021 मीन्स अभी जो 2021 चल रहा है इसमें आप अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपका 12th जो है वो 2019 या इसके बाद होना, 2019 के बाद ही होना चाहिए। मीन्स या तो 2020 में हुआ होगा या फिर 2021 में हुआ होगा, अभी हुआ हो। ओके, तो ये मीन्स मैक्सिमम 1 साल का आपके पास गैप होना चाहिए, एक साल से ज़्यादा गैप आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन के चक्कर में, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के चक्कर में कई सारा गैप कर लेते हैं, तो अगर आपका 1 साल से ज़्यादा गैप है तो आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, क्वालिफाइंग जो आपका इंटरमीडिएट या 12th का एग्जाम है, 12th बोर्ड है, वो आपका आफ्टर 2019 होना चाहिए। ओके, एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज इंस्टीट्यूट इज बेस्ड ऑन द मेरिट रैंक अवार्डेड एट द स्टेट और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम और थ्रू अ काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्टेड एट द स्टेट लेवल एज सीन इन द टेबल बिलो। ओके, तो नीचे इनका कहने का मतलब ये है कि आपका जो एडमिशन होना चाहिए वो काउंसलिंग के थ्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मैनेजमेंट कोटा या फिर किसी अदर मींस प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लिया है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओनली और ओनली आप काउंसलिंग के थ्रू गए हैं, आपकी जो मेरिट रैंक है स्टेट और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम में वो अच्छी होनी चाहिए, और किस एग्जाम में कितनी रैंक होनी चाहिए वो हम नीचे डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हीं के बेस पर आपको ये स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इन 4-5 पॉइंट्स जो है इनको जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट में क्या है कि नोट पढ़ लेते हैं यहाँ पे, डिप्लोमा स्टूडेंट एडमिटेड टू वी बीटेक कोर्स ऑन अ लेटरल बेसिस पीआर आर नॉट एलिजिबल। एक और मतलब पॉइंट की बात ये है कि अगर आप डिप्लोमा कोर्स के थ्रू मीन्स जो लोग बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, ओके, तो उन लोगों को भी ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं और लेटरल एंट्री के थ्रू आपने एडमिशन लिया है, ओके, तो आप एलिजिबल नहीं है, या फिर आप बीआर कोर्स कर रहे हैं, बीडीएस कोर्स कर रहे हैं, बीआर कोर्स कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूज होंगे वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हमें देखना है। सबसे पहले 10th एंड 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है अभी फर्स्ट ईयर में, उस कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, रैंक सर्टिफिकेट मींस जो आपका एंट्रेंस एग्जाम था उसमें आपका जो स्कोर कार्ड होगा उसमें आपकी रैंक मेंशन होगी, आपके मार्क्स वगैरह मेंशन होंगे, वो सर्टिफिकेट, काउंसलिंग लेटर फॉर सीट अलॉटमेंट मीन्स आपने एडमिशन लेना होगा काउंसलिंग के थ्रू, तो बट ऑब्वियस है कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो है काउंसलिंग के कंप्लीट होने के बाद जो मिलता है, सीट आपको जो अलॉट होती है, जो भी कॉलेज में आपको सीट दी जाती है, तो वो सीट अलॉटमेंट लेटर आपका रिक्वायर होगा। ओके, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप और आईटी रिटर्न फॉर्म। ओके, तो ये एक और डॉक्यूमेंट्स है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द फैमिली, इट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, ट्यूशन हॉस्टल एंड मेस पेड रिसीप्ट। अगर आप कहीं पे हॉस्टल में रह रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपकी कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं, आप बाहर भी रह रहे हैं, कहीं किसी पीजी में रह रहे हैं, तो
वो सारी आपको रिसीप्ट रखनी होगी, वो सारी रिसीप्ट आपको शो करनी होगी। मैं क्या करता था, मैं अपने टाइम पर, मैं एक्चुअली कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहता था, बाहर पीजी में रहता था, तो जो पीजी की स्लिप होती थी, जो भी आप डिपॉजिट करते हैं या फिर मेस के लिए जो आप पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट रिसीट आपको शो करनी होगी यहाँ पर। ओके, एंड स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम कॉलेज। अच्छा, होता क्या है कि जो आप फी सबमिट करते हैं, तो आपका कॉलेज फ़ी के लिए पहले से ही एक फ़ी स्ट्रक्चर इशू कर देता है कि भैया इस कोर्स में इतनी फ़ीस लगनी है, इस हेड में मीन्स कुछ ट्यूशन फ़ी होगी, कुछ डेवलपमेंट फ़ीस होगी, कुछ एग्जामिनेशन फ़ी होगी, इस तरह की कई सारी फ़ी होती है। तो टोटल फ़ी जो फ़ी स्ट्रक्चर कॉलेज के द्वारा इशू होता है वो भी आपका यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट इज बैंक पासबुक कॉपी फॉर बैंक अकाउंट डिटेल्स कन्फर्मेशन। मीन्स जो आपके नाम से ही अकाउंट होना चाहिए बैंक में, और उस बैंक की जो पासबुक है वो आपकी, उसकी भी कॉपी लगेगी। आधार कॉपी, ये तो सब जगह मैंडेटरी हो गया है, आधार और स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल आधार। तो ये सारी चीज़ें आपको इस स्कॉलरशिप में यूज़ करनी होंगी। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले आपको तैयार करके रख लेना है, तब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू करना इस बटन के थ्रू। ओके, आप टेंशन न लें, इस लिंक को मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप एक बार जरूर चेक कर लें, इसकी लिंक मैं आपको दूंगा। और अभी जैसे कि एडमिशन प्रोसेसेस कई सारी जगह चल रही हैं अभी, तो आप देख सकते हैं एक बार इस स्कॉलरशिप को। आपकी रैंक अच्छी है तो मेरे हिसाब से ज़रूर देखें। जो अमाउंट है वो 30-40,000 पर ईयर के आसपास कुछ इस तरह से मिलता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्कोर एंड फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। हमने अभी देखा एकेडमिक एलिजिबिलिटी कि आपकी एकेडमिक क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब इसको फाइनेंशियल एंड स्कोर, जो आपका रैंक मैंने बोला था अभी एंट्रेंस एग्जाम में, वो कितनी होनी चाहिए। ओके, तो पहली कैटेगरी है फॉर स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग आई एम सॉरी, फर्स्ट कैटेगरी है फॉर स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग IITs, NITs एंड इंस्टीट्यूट्स स्टेट्स such as मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड नागालैंड, वेयर एडमिशन इज बेस्ड ऑन द जेई रैंक। ओके, तो जेई मेन जो रैंक होती है उसके बेस पर इन स्टेट्स में एडमिशन लिया जाता है। साथ में IITs NITs में भी तो आपका जेई मेंस के आधार पर होता ही है। ओके, IITs में एडवांस के आधार पर होगा और इसमें इसके आधार पर। ओके, तो जो यहाँ पर जितनी भी रैंक आपको दिखाई जाएंगी वो किस तरह की रैंक होगी, वो कैटेगरी रैंक नहीं होगी, वो जनरल रैंक होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर रैंक, तो हमेशा आपको कंपेयर अपने जनरल रैंक से करना है, कैटेगरी रैंक से नहीं करना है। कैटेगरी रैंक आपकी कितनी भी बनी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करें हम जनरल रैंक की। अगर आपकी जनरल रैंक इस कैटेगरी जो यहाँ पर मेंशन है इसके अकॉर्डिंग मैच करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी रैंक इज नॉट एप्लीकेबल, हमेशा इसमें कोई कोटा नहीं होता है, ये आपको ओनली एंड ओनली मेरिट के बेस पे दी जाएगी। तो ये जो हम देख रहे हैं अभी किसके लिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए देख रहे हैं। तो कितना होना चाहिए इसमें मैक्सिमम रैंक, अगर आपकी रैंक 75,000 से बिलो है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। किसमें, जेई मेन में रैंक आपकी 75,000 से बिलो है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ओके, फॉर स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग IITs द एडिशनल एलिजिबिलिटी criteria will be the cutoff rank at the JEE advance of the last ranked general category student admitted to any of the IITs। ठीक है, अगर आप IIT में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी जो रैंक है वो क्या कट ऑफ रैंक क्या रख दी जाएगी, जो भी लास्ट जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिट हुआ होगा उसकी रैंक, उससे ज़्यादा है तो आपको मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिल पाएगी। तो आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। एक्चुअली होता क्या है कि इन स्टेट्स के अपने स्टेट्स लेवल के जो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं या फिर स्टेट लेवल पर जो कॉलेजेस हैं, तो स्टेट एग्जामिनेशन होता है इनका, स्टेट लेवल पर जो एग्जामिनेशन होता है। और इस एग्जामिनेशन में अगर आपकी कैटेगरी जनरल रैंक बिलो 5,000 है तो आप एलिजिबल हैं, आप मोस्ट वेलकम टू द स्कॉलरशिप। ओके, गुजरात, केरला, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में अगर आपकी 2,000 से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार, दिल्ली, पौंडीचेरी, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपसे 600 से कम है इन स्टेट्स में तो भी आप एलिजिबल हैं। चंडीगढ़, गोवा, सिक्किम, मेघालय एंड मैनी मोर, लाइक नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश,
आई एम सॉरी, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो इनमें आपकी 500 से कम है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये आपकी इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जो आपकी रैंक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट बात करेंगे एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस में क्या है कि आपकी जो नीट रैंक है, नीट में जो रैंक है, नीट में जो रैंक है ओवर जनरल रैंक जो नीट में है वो आपकी 40,000 से कम है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर कोई स्टेट लेवल का मेंशन नहीं किया गया, ओनली और ओनली नीट का मेंशन किया गया है। आई थिंक आप सारी जगह पे मुझे आइडिया नहीं है नीट के बारे में कि आई थिंक स्टेट लेवल के कॉलेज भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसी वजह से इसका ही अकेला दिया गया। आई थिंक देख लेना एक बार, इसको नीट का ही अकेला यहाँ पे दिया गया है। ओके, एक्चुअली मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके, सो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल क्राइटेरिया कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। ओके, तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया में हम क्या देखेंगे, फाइनेंशियल क्राइटेरिया में देखेंगे कि जो द ग्रॉस फैमिली इनकम क्राइटेरिया, एनुअल फैमिली ऑफ योर फैमिली, एनुअल इनकम ऑफ योर फैमिली शुड बी लेस देन 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये एक मस्ट हैव क्राइटेरिया है। आप ये रैंक तो मीन्स रैंक तो इतनी है आपकी जितनी यहाँ पर गिवन दी गई, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो ये आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये देख लेना आप एक बार। ओके, in addition to the gross family income, the education, occupation of parents as well as family members including elder brothers and sister, the family's living condition and the total expenses being incurred by the family on the applicant's education will be taken into consideration for determining the financial eligibility of an applicant. Applicants who are the first graduate of the family will be preferred over applicants who are the second or third child of the family taking up graduation. Okay, तो क्या है कि पहले तो आपकी सारी कंडीशंस देखी जाएंगी, फैमिली की पूरी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी, आपके मम्मी पापा की, आपके भाई बहन की, क्या जॉब करते हैं, किस तरह से, क्या मीन्स कहाँ पर पढ़ते हैं, कितनी स्टडी की है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। और इसी डिटेल्स के बेस पर वो एनालाइज करेंगे आपका फैमिली बैकग्राउंड, और उसी फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और एक और पॉइंट ये है कि अगर आप अपने फैमिली के पहले ग्रेजुएट हैं तो आप प्रेफर किए जाएंगे ऑन अदर कैंडिडेट्स। ओके, अगर आप सेकंड और थर्ड हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप पहले फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ योर फैमिली तो आपको जरूर प्रेफर किया जाएगा। ओके, एम्प्लॉइज सैलरी स्पेशली फ्रॉम द एम्प्लॉय इज मैंडेटरी। अगर आपके पापा कुछ जॉब करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई भी जॉब हो, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ओके, डिटेल्स ऑन इज बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस एंड डिडक्शन। जो सैलरी स्लिप होगी आपके फादर की या मदर की, उस पर जो बेसिक पे के साथ साथ अलाउंसेस कितने हैं और डिडक्शंस कितने हैं ये क्लियरली मेंशन होने चाहिए। द एम्प्लॉयर एंड द फैसिलिटेटर शुड सर्टिफाई द सैलरी स्लिप। जो भी जहाँ पर भी जॉब करते हैं आपके पेरेंट्स, वो एम्प्लॉयर और साथ में जो मैंने भी बताया था कि एक एफएफपी की तरफ से आपके एरिया में फैसिलिटेटर होगा, उस दोनों आपकी सैलरी स्लिप को वेरीफाई करेंगे। ओके, सर्टिफाई करेंगे। सबमिशन ऑफ एन इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम अ लोकल और अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी इन लीव ऑफ सैलरी पे स्लिप इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है। एम्प्लॉय हैं अगर तो ठीक है, डिफरेंट केसेस हैं यहाँ पे, जैसे आपके पेरेंट्स एम्प्लॉयज हैं मीन्स जॉब करते हैं, कुछ रिटायर और पेंशनर्स हैं तो यहाँ पर आपको पेंशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा from the pension authority and from an authorized bank showing the gross monthly pension of the family member inclusive of any supplementary allowances and before any deductions are required. Pensioners should also provide documents to show the official status or designation and gross salary drawn at the time of retirement and the name of the employing organization. तो ये सारी चीज़ें आपकी उसमें मेंशन होनी चाहिए। If the parent or guardian has recently retired under a voluntary retirement scheme, तो उसमें आपको रीजन फॉर रिटायरमेंट पेंशन होना चाहिए। द नंबर ऑफ लमसम बेनिफिट्स रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट शुड आल्सो बी डिस्क्लोज्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इनके लिए आपको जब इन सबको डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा रहे होंगे तो एक बार इनको पॉइंट्स को जरूर देख लें। नेक्स्ट इज, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और द इनकम टैक्स रिटर्न शुड बी सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ द ग्रॉस फैमिली इनकम स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। ओके, तो ये दो चीज़ें आप
अगर आपके पेरेंट्स एग्रीकल्चर और फार्मर और कल्टीवेटर है, इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड और कंपिटेंट अथॉरिटी शुड बी सबमिटेड। जो आपका तहसील लेवल पर एसडीएम के थ्रू जो एप्लीकेशन बनता है वो आपका चल जाएगा। डिटेल्स ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग क्रॉप्स ग्रोन ETC वेट और ड्राई लैंड इरीगेशन शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एक बार चेक करनी है, देखनी है, इसके बाद आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारी डिटेल्स थी आपके स्कॉलरशिप के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी सारी डिटेल। अगर आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितना आपको अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मुझे तो 30,000 पर ईयर मिलता था, बट शायद अब 40,000 हो गया है। ओके, तो 30-40,000 के अराउंड पर ईयर आपको इसका अमाउंट मिलेगा। और अमाउंट इसका वेरी करेगा इस पर कि आपको आपका जो एक्सपेंडिचर है आपके स्टडी पे वो किस तरह का है। कॉलेज फी वगैरह का जो स्ट्रक्चर देखा जाता है वो इसलिए देखा जाता है कि जिससे कि आपके अमाउंट डिसाइड कर सकें। ओके, तो स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगा ही, अमाउंट तो मिलेगा ही, बट इस स्कॉलरशिप के इस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे और बेनिफिट्स हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसमें आपको बियॉन्ड स्कॉलरशिप भी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बियॉन्ड स्कॉलरशिप क्या होता है, जैसे कि आपको कई सारे कोर्सेज करवाए जाएंगे, कई सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, कई सारे सेमिनार्स होंगे, आपको प्लेसमेंट असिस्टेंटशिप दी जाएगी, आपको कई सारे ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाएंगे, आपको रेगुलर आपके टच में रहते हैं, आपको गाइडेंस किसी तरह का आप मीन्स गाइडेंस चाहते हैं तो इन लोगों के आप अपने फैसिलिटेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं एक स्टूडेंट के लिए। तो बियॉन्ड स्कॉलरशिप क्या है एक बार हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो बियॉन्ड स्कॉलरशिप में असिस्टेंट, मेंटरशिप एंड सर्किल ऑफ गिविंग, ठीक है। मेंटरिंग सपोर्ट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। The mentoring program is specially developed for third year FFE scholar and appropriate time to initiate support to help them acquire skills that are necessary for building a foundation for a great career। तो आप जब थर्ड ईयर में होंगे तो आपको कुछ इस तरह की ईमेल्स कॉल्स वगैरह आएंगी इनकी तरफ से, जिसमें कि आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट्स किस तरह से आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको एंटरप्रेन्योरशिप की कई सारी वर्कशॉप भी करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें। कनेक्ट विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट मीन्स आपको इंटर्नशिप वगैरह के लिए, आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए आपको कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ये लोग कनेक्ट करते हैं। ओके, और क्यूरेटेड कंटेंट क्यूरेटेड इन हाउस स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोग्राम प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर मेंटरिंग सेशन, एनहांस इंटर्नशिप जॉब एंड जॉब्स, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके, तो इसके कई सारे और भी बेनिफिट्स हैं। जब आप मीन्स इसके एलुमनाई बन जाते हैं, इस स्कॉलरशिप यूज़ करके आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो फिर आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इनको कुछ रिटर्न करें। इस मतलब कुछ फोर्स नहीं होता है, बट आप कैपेबल हैं। तो मेरी जब आप उस चीज़ का बेनिफिट लिए हैं तो आई थिंक आप भी चाहेंगे कि जो नीडी लोग हैं उन लोगों को बेनिफिट मिले इस स्कॉलरशिप का। तो हम कैपेबल हैं तो हम इसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है मेरे हिसाब से। एक बार इस पर ज़रूर विजिट करें इस साइट को और इसके बारे में डिटेल लें। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई भी ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।